Assalamualaikum. In this video I am going to cover the patient history taking by using SOAP method. So first of all, these are the basic principles and concepts which will help us to make a better and accurate diagnosis of the patient. So what are these principles? SOAP method क्या होता है, किस तरह से हम पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग करते हैं बाय यूजिंग सोप मेथड, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो डायग्नोसिस डिपेंड अपॉन नॉलेज ऑफ फंक्शनल एनाटमी, accurate patient history, diligent observation and through examination. So why knowledge of functional anatomy is important? ताकि आपको पता हो कि पेशेंट को जिस एरिया में पेन है वहाँ से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास आउट हो रहे हैं, कौन से मसल्स मौजूद हैं वहाँ पर, इसलिए आपको फंक्शनल एनाटमी के बारे में पता होना ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ देयर हैव एनी वाइटल ऑर्गन, आपकी कोई भी मोडालिटी उसे डैमेज कर सकती है, आपकी कोई भी थेरेपी उसको डैमेज कर सकती है, इसलिए यू शुड हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट द एनाटमी. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्यूरेट पेशेंट हिस्ट्री. लिसन टू द पेशेंट केयरफुली. ठीक है. क्या पता पेशेंट को कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो बट उसे पेन हो रहा है, तो इससे क्या हो सकता है कि मे बी पेशेंट को साइकोलॉजिकल कोई इश्यूज़ हों, तो इसलिए पेशेंट को प्रॉपर हमें जो है वो सही से एक्यूरेट जो है वो लिसन करना ज़रूरी है. गुड थेरेपिस्ट इज़ अ गुड लिसनर. सही है. तो हमें जो है पेशेंट को एक्यूरेट, उस मोबाइल में नहीं लगे रहना, हमने पेशेंट की जो है वो सही से उसके साथ जो है वो कोऑपरेट करते हुए हमें उसकी मुकम्मल हिस्ट्री टेकिंग करनी ज़रूरी है. ठीक है. इसके बाद है हमारे पास डायलिजेंट ऑब्जर्वेशन. किस तरह से चल रहा है, कैसे बात कर रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आइदर पेशेंट इज़ कंफ्यूज्ड और नॉट, तो ये सब चीज़ें हम जो है वो डायलिजेंट ऑब्जर्वेशन में देखते हैं. फिर एग्जामिनेशन क्या होता है? एग्जामिनेशन से जो है हम सिर्फ कंफर्म कर रहे होते हैं डायग्नोसिस को. ठीक है. बिकॉज हम जो है वो हिस्ट्री टेकिंग से ही पेशेंट का डायग्नोस बना चुके होते हैं. अब हमने जो है वो एग्जामिनेशन करके पेशेंट की जो है वो कंफर्म करना होता है डायग्नोस को. ठीक है. तो दीज आर दी 4 बेसिक प्रिंसिपल्स जिसकी वजह से हम जो है वो एक अच्छा डायग्नोस बना सकते हैं. चलें अब डिस्कस करते हैं सोप मेथड. सो सोप स्टैंड फॉर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट एंड प्लान. ठीक है. सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन वो होती है जो कि पेशेंट हमें आके दे रहा होता है कि उसे किस तरह से इंजरी हुई है, क्या प्रॉब्लम है, किस रीज़न की वजह से वो हमारे पास आया है. दिस इज़ बेसिकली द सब्जेक्टिव हिस्ट्री. ठीक है. ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन वो होती है जो कि हम पेशेंट में ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, जो कि हम थ्रू क्वेश्चंस जो है वो पेशेंट से इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हम फिर पेशेंट का प्लान डायग्नोस करते हैं. ठीक है. असेसमेंट क्या होती है? ये एग्जामिनेशन होती है. डिफरेंट हम मूवमेंट्स को चेक करते हैं. ठीक है. डिफरेंट रेंजेस चेक करते हैं और इससे जो है हम प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं. ठीक है. प्लान में हमारे पास शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं ट्रीटमेंट प्लान में, जिसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं. सही है. कुछ पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट के लिए, लाइक हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, देन ऑब्जर्वेशन, फिर हम एग्जामिनेशन करेंगे मूवमेंट्स को, लाइक रेंजेस चेक करेंगे. अगर फॉर एग्जांपल शोल्डर इन्वॉल्व है तो हम शोल्डर की सारी रेंजेस चेक करेंगे कि कौन सी मूवमेंट जो है वो उसकी रिस्ट्रिक्ट है. ठीक है. स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करेंगे. एज वी ऑल नो डैट स्पेशल टेस्ट जो है वो कंफर्म कर रहे होते हैं हम अपने डायग्नोस को. ठीक है. फिर रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, मूवमेंट चेक करते हैं जॉइंट प्ले की. ठीक है. इसके अलावा हम पैल्पेशन करके चेक कर सकते हैं और साथ में हम जो है वो डायग्नोस्टिक इमेजिंग चेक करते हैं, लाइक MRI, एक्सरे. सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशंस में हम क्या क्या पूछेंगे? अच्छा, ये पेशेंट हिस्ट्री होती है जिसमें हमने पेशेंट की जो है वो कंप्लीट मेडिकल और इंजरी की जो है वो हिस्ट्री लेनी होती है और उसको राइट डाउन करना होता है ताकि हमसे कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो. ठीक है. हिस्ट्री हम किससे लेंगे? पेशेंट से ले सकते हैं अगर हमारे पास OPD में आ रहा है. अगर पेशेंट IPD में है तो हम उसके किसी फैमिली मेम्बर से जो है वो हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं. ठीक है. हमने जब भी पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है तो प्रॉपर टाइम देना है ताकि हम पेशेंट का जो है वो डायग्नोस अच्छे से बना सकें.
मोस्ट ऑफन ये होता है कि हमारे पास एग्जामिनर जो है वो अपना डायग्नोस सिंपली पेशेंट को लिसन करने से ही जो है वो बना लेता है, और हिस्ट्री जो है वो हमें प्रोवाइड करती है एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट डिसऑर्डर। तो इसलिए मेक श्योर कि पेशेंट को जो है वो हम पूरे ध्यान से सुने। अच्छा है, लेकिन इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि पेशेंट जो है वो हमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है या जो उसकी इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए इररेलेवेंट है वो इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो एग्जामिनर को जो है वो पोलाइटली बट फॉर्मली जो है वो पेशेंट को फोकस्ड करना चाहिए कि वो हमें वो इन्फॉर्मेशन दे जिससे हम उसका बेटर डायग्नोस बना सकें। ठीक है, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन से अवॉइड करना है। एग्जामिनर क्या नोट कर रहे होते हैं, किस टाइप का पेशेंट है, क्या उसकी जो है वो लैंग्वेज और उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी चेक करते हैं, क्या पेशेंट पहले से कोई ट्रीटमेंट लेकर आया है या फिर डायरेक्ट हमारे पास आ रहा है, या फिर पेशेंट को प्रीवियस कोई इलनेस या इंजरी हो चुकी है, इस तरह की ये सब चीज़ें हम जो है वो नोट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनर जो है वो ये देखते हैं कि कोई मेजर इलनेस तो नहीं है, लाइक पहले पास्ट हिस्ट्री रह चुकी तो नहीं है, या फिर हमारे पास कोई सर्जरी हो जो प्रीवियसली हो, एक्सीडेंट या फिर जो है वो एलर्जी तो नहीं है पेशेंट को। ये सब हम सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन में देख रहे होते हैं। सोशल और फैमिली हिस्ट्री भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज़ मे बी उसको जो है वो फैमिली बैकग्राउंड उसका जो है वो अब्यूज़ हो या फिर जो है वो सोशल उसको प्रेशर हो, तो इस वजह से उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो रहे हो। तो ये सब चीज़ें इसलिए जो है वो एज अ गुड एग्जामिनर हमें पता होनी चाहिए और हमें पेशेंट से पोलाइटली पूछनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें जो है वो उसका लाइफस्टाइल किस तरह से, उसका स्लीपिंग पैटर्न, वर्कलोड, उसका स्ट्रेस, रिक्रिएशनल परसेस, ये सब चीज़ें हमें जो है वो देखनी होती हैं सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन में। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि पेशेंट येलो फ्लैग के साथ तो नहीं है या रेड फ्लैग के साथ नहीं है। अगर तो पेशेंट येलो और रेड फ्लैग के साथ हैं तो फिर हम जो है वो पेशेंट को फिजिशियन के पास जो है वो रेफ़र करते हैं। ठीक है, प्राइमरी उसकी जो है वो मैनेजमेंट हो जाती है, तो फिर हम जो है वो उसकी जो भी उसको रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो हम ट्रीट करते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम पेशेंट से कर रहे होते हैं, लाइक पेशेंट की एज पूछते हैं, उसका जेंडर पूछते हैं। वाई पेशेंट की एज पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोस्टली ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि हमें ओल्ड एज में मिल रही होती हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ कि पेशेंट को डीजेनरेटिव कंडीशंस हैं, लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस है या ऑस्टियोपोरोसिस है, तो मोस्ट लाइकली वो जो है वो ओल्डर पॉपुलेशन में पाई जाती हैं। इसी तरह से मैं अगर कहूँ कि किसी पेशेंट को जो है वो शोल्डर इम्पिंजमेंट है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली 15 to 35 ईयर ओल्ड एज में मिल रही होती हैं ड्यू टू मसल वीकनेस। ठीक है, इसी तरह से हम जो है वो डीजेनरेटिव चेंजेस जो है वो 40+ ईयर ओल्ड में देख रहे होते हैं। सही है, अब जेंडर क्यों पूछेंगे? वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि मोस्टली जो है वो हमें ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स का कैंसर जो है वो विमेन में मिल रहा होता है। ठीक है, मेंस में हमारे पास जो है वो प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर हमें मिल रहा होता है, इसलिए जेंडर, सेक्स पता होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पेशेंट ऑक्यूपेशन। पेशेंट, व्हाट इज़ द पेशेंट्स ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन पूछना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऑक्यूपेशन रिलेटेड भी जो है वो हमारे पास सर्टन्स जो है वो प्रॉब्लम डिसऑर्डर्स हो रहा होता है। लाइक अगर पेशेंट का जो है वो कंप्यूटर वर्क है तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी सिटिंग पोस्चर होगा। ठीक है, उसकी वजह से उसका फॉल्टी पोस्चर हो सकता है। ठीक है, या फिर कुछ पेशेंट्स हैं, कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है। ठीक है, या फिर कुछ लेबर्स हैं तो उनका जो है वो डिफरेंट काम होगा। तो टाइप ऑफ जॉब पता होना ज़रूरी है क्योंकि वो इंजरी से जो है वो बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर सकती है। ठीक है, वाई हैज़ द पेशेंट कम फॉर हेल्प? क्यों आया है पेशेंट? अभी उसका जो है वो चीफ़ कंप्लेन क्या है? सही है, तो पेशेंट जो है वो अभी जो चीफ़ कंप्लेन के साथ हमारे पास आया है वो हम पूछते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि पेशेंट को अंडरलाइन बहुत सारी डिजीज़ होती हैं और कुछ ऐसी पैथोलॉजीज़ होती हैं जिनका वो पहले ट्रीटमेंट ले चुका होता है, तो वो हमें पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में पता होनी चाहिए। बट अभी वो किस चीफ़ कंप्लेन के साथ आए हैं वो हम जो है वो पहले ट्रीट करते हैं।
Next question we can ask to the patient about macro trauma and micro trauma. इसमें बेसिकली हम जो है वो पेशेंट के मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि ऐसे कौन से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं जो कि पेशेंट को ट्रिगर कर रहे हैं. लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ कि एक पेशेंट है जो कार एक्सीडेंट के साथ हमारे पास आया है, तो हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो ड्राइवर था या पैसेंजर था, या फिर पेशेंट के जो है वो किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, कार किस तरह से हिट हुई है, वो सब हम मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी में पूछ सकते हैं. इससे हमें ये आइडिया हो सकता है कि पेशेंट की किस टाइप की इंजरी हमें यूजली देखने को मिल सकती है. ठीक है, बेसिकली फोर्स कहाँ जाके उसकी लगी है, मैग्नीट्यूड जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं, उसकी मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी अगर हमें पता हो. ठीक है. अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ कि पेशेंट जो है वो एंटीरियर डिसलोकेशन के साथ है, तो अगर शोल्डर की एंटीरियर डिसलोकेशन है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या चांसेस हो सकते हैं कि हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी क्या होता है उसका, कि पेशेंट का जो है बायोंड द नॉर्मल रेंज एबडक्शन अगर और लैटरली रोटेटेड हो जाए हैंड, तो इसका मतलब ये है कि उसकी इंटीरियर डिसलोकेशन है. तो जो स्ट्रक्चर्स जो है, जो एरियाज़ कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, हमें उस पे वर्क करना होता है. इसलिए हमें मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी पता होना ज़रूरी होती है. ठीक है. रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से हमें जो है वो माइक्रो ट्रॉमास देखने को मिल रहे होते हैं. पेशेंट में भी पेशेंट का जो है वो सस्टेन्ड फॉल्टी पोस्चर हो, पेशेंट जो है वो एक ही एक्टिविटी रिपीटेटिव कर रहा हो, या फिर कोई फैमिली या जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हों जो कि वो फेस कर रहा हो. ठीक है, तो इसलिए हमें प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग लेना और पेशेंट की मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी पूछना, ये क्वेश्चंस जितने बता रही हूँ ये सब सीक्वेंस वाइज पूछने ज़रूरी हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि हमें पेशेंट से ये पूछना है कि प्रॉब्लम जो है वो ऑनसेट कैसा है, उसका स्लो है या सडन है. अब ये क्यों पूछ रहे हैं हम, इसलिए पूछ रहे हैं क्या पता पेशेंट को जो है वो स्टार्ट में जो है वो पेन इतना ज़्यादा नहीं था, माइल्ड पेन था, लेकिन डे बाय डे जो है वो उसका पेन जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है. क्या पता पेशेंट का जो है वो पेन वर्स कर रहा है, या फिर कुछ ऐसी मूवमेंट है जो कि उसका पेन जो है वो पेन के सिम्टम्स रिलीव कर रहे हैं. तो इसलिए हमें नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि इन फैक्ट्स को हम देखते हुए जो है पेशेंट के डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर द सिम्टम्स डैट बॉदर द पेशेंट. इसमें हम जो है वो पेशेंट का अगर पॉसिबल है पेशेंट ख़ुद से बता सकता है तो हम ये फाइंड आउट करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि वो पिन पॉइंट एरिया बताएं जहां आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है या पेन वहीं हो रहा है. तो अगर पेशेंट बता देंगे तो इससे हम जो है वो वहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स और मोर जनरल एरिया जो हमें पता चल सकता है. ठीक है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर पेशेंट येलो फ्लैग में तो नहीं है. साथ में हम ये पूछ सकते हैं पेशेंट से कि उसकी डोमिनेंट साइड इंजर्ड हुई है या नॉन डोमिनेंट साइड इंजर्ड हुई है. तो इससे ये हमें पता चलता है कि अगर तो डोमिनेंट साइड इंजर्ड हुई है ना, तो वो ज़्यादा फंक्शनल लिमिटेशन हमें दे सकती है पेशेंट के अंदर एज़ कम्पेयर टू नॉन डोमिनेंट साइड. नेक्स्ट इज़ where was the pain or other symptoms when the patient first had the complaint. अच्छा, पेन जो है वो सब्जेक्टिव होता है. ठीक है, कुछ पेशेंट्स जो हैं वो पेन जो है वो ज़्यादा परसीव करते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो कम परसीव करते हैं. तो इट्स मैनिफेस्टेशन आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो अब ये है कि हमने पेशेंट से जो है वो उसकी पेन की इंटेंसिटी पूछनी है. If the patient is unable to move in certain directions तो maybe the cause is very severe. ठीक है, अगर तो पेशेंट जो है वो मूवमेंट हम कुछ करवा रहे हैं, फिर मूवमेंट के साथ पेन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो इरिटेबल हो रहा है मूवमेंट के साथ. ठीक है, इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि पेशेंट की जो है वो एक्यूट पेन है या क्रॉनिक पेन है. एक्यूट पेन जो है वो न्यू होता है, कंटिन्यूस होता है, बहुत ऑफन जो है वो सिवियर होता है. ठीक है, वास्ट स्केल से हम देखेंगे तो हमें 8 to 10 मिल रहा होगा उसका पेन. ठीक है,
और बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है वो डिसेबलिंग या एंजाइटी फील कर रहा होता है। क्रॉनिक पेन जो है वो मोर देन 3 मंथ्स यूजली इसका टाइम पीरियड कंसीडर किया जाता है, ठीक है। एग्रीवेटिंग होता है विद मूवमेंट मोस्ट प्रोबेबली, और जो है ना ऐसा पेन जो है उसने पहले एक्सपीरियंस किया होता है, ठीक है। पेशेंट जो है वो सर्टेन डिप्रेशन में होता है इस पेन की वजह से, सही है। और पेशेंट जो है वो इस तरह के पेन्स जो है वो पहले परसीव कर चुका होता है। जैसे किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल शोल्डर पेन है, ठीक है, लेकिन अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी उसका पेन जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले उसको शोल्डर पेन रह चुका है। अब वो दोबारा जब हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आएगा तो वो उस तरह से उसको पेन नहीं होगा जिस तरह से वो फर्स्ट टाइम वो पेन जो है वो उसकी इंटेंसिटी थी, ठीक। ये हमारे पास जो है वो पेन रेटिंग स्केल है, जिसे हम विजुअल एनालॉग स्केल भी कहते हैं। इसमें जो है वो हमारे पास 0 to 10 की स्कोरिंग होती है। 0 मीन्स नो पेन एंड 10 मीन्स वर्स्ट पेन, ठीक है। 1 से अगर 3 तक है तो पेशेंट को जो पेन है वो माइल्ड है, ठीक है। अगर 4 से लेकर 7 के बीच में अगर पेशेंट रेट कर रहा है तो इसका मतलब पेन इज़ मॉडरेट, ठीक है। और अगर 8 से 10 के बीच में पेशेंट जो है वो स्कोर कर रहा है, अपने पेन को जो है वो रेट दे रहा है, तो इसका मतलब पेशेंट का पेन जो है वो वर्स्ट इमेजिन कर रहा है, सही है। तो ये हमारे पास जो है वो पेन की इंटेंसिटी को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। हम चेक करेंगे कि पेशेंट का जो पेन है वो रेफर पेन है या पेशेंट का पेन जो है वो कहीं रेडिएट तो नहीं कर रहा, जैसे मोस्टली जो है वो ट्रिगर पॉइंट्स का पेन जो है वो रेडिएट कर रहा होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हम ये देखेंगे कि पेशेंट का पेन जो है वो मूवमेंट या कोई एक्टिविटी से इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे हम बेसिकली ये देखते हैं कि पेशेंट का पेन जो है वो मैकेनिकल इन नेचर है या मस्कुलोस्केलेटल इन नेचर है, या फिर पेशेंट का पेन जो है वो सिस्टमिक इन नेचर है, ठीक है। पेन की जो है वो हम चेक कर सकते हैं कि किस तरह की नेचर ऑफ पेन है। 8, 9 और 10 क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं कि 8 में कह रहे हैं कि पेशेंट की चेक करेंगे कि पेन जो है वो एक्टिविटी से जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे बेसिकली हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट का पेन जो है वो सिस्टमिक इन नेचर है या फिर पेशेंट का पेन मस्कुलोस्केलेटल या मैकेनिकल पेन है, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि हाउ लॉन्ग हैज़ द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, ठीक है। इससे हम ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है हमें पेशेंट की, और ये हम एग्जामिनर ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि पेशेंट की कंडीशन जो है वो एक्यूट है, सब एक्यूट है, ये क्रॉनिक है। एक्यूट कंडीशन जो है वो प्रेजेंट कर देते हैं हमारे पास 7 to 10 डेज़, ठीक है। सब एक्यूट कंडीशंस हैव बीन प्रेजेंट फॉर 10 days to 7 week, ठीक है। एंड क्रॉनिक कंडीशंस और सिम्टम्स हैव बीन प्रेजेंट फॉर लॉन्गर देन 7 week, तो वो हमारे पास क्रॉनिक नेचर में आएगा। फिर हम पेशेंट से ये पूछ सकते हैं कि ऐसी कंडीशंस जो है वो उससे पहले हो चुकी है या नहीं हुई। अगर तो पेशेंट को ऐसी कंडीशन हुई है तो हम ये पूछ सकते हैं कि पहले ये कब हुई थी, कितना टाइम हो गया है, कौन से आपने कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पहले लिया था, या फिर कौन सी ऐसी मेडिसिन्स थी, पेन किलर थी, या कौन सी ऐसी मोडेलिटी थी जो कि आपने यूज़ कर चुके हैं पहले पेन को रिलीव करने के लिए। इससे ये होता है कि एग्जामिनर जो है वो सिवियरिटी ऑफ इंजरी आइडेंटिफाई कर सकता है और बेटर उसका जो है वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है वो काइनेटिक चेन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट को जो है वो फुट प्रॉब्लम है तो इट कैन लीड टू नी, हिप, pelvic and spinal problems, and if the patient have shoulder problem तो मे बी एल्बो भी उसमें इफ़ेक्टेड हो सकता है और रिस्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये हमारे पास काइनेटिक चेन होती है कि एक जॉइंट से हमारे पास दूसरे जॉइंट पे भी उसके साइन एंड सिम्टम्स शो होने लग जाते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि पेशेंट की जो है वो इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, पेन की इंटेंसिटी चेक करते हैं, ड्यूरेशन चेक करते हैं कब कब हो रहा है, सही है। और इसके अलावा हम चेक करते हैं कि पेन जो है वो कौन सी नेचर का है, कांस्टेंट है, पीरियोडिक है, एपिसोडिक है और ओकेजनल है, ठीक है।
कांस्टेंट पेन होता है वो अगर केमिकल इरिटेशन हुई है, कोई ट्यूमर है पेशेंट को या विज़रल लीजन है, तो उसकी वजह से हमें कांस्टेंट पेन देखने को पेशेंट में मिल रहा होता है, ठीक है। पीरियोडिक या ओकेजनल पेन वो पेन होता है जो कि एग्जामिनर देख रहा होता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, पोजीशन या पोस्चर है जो कि पेशेंट की जो पेन है वो इरिटेट हो जाता है, ठीक है। तो इससे ये होता है कि हम जो है वो अच्छा जो है वो एक डायग्नोस बना पाते हैं कि पेशेंट के कौन से टिश्यू जो है वो फॉल्ट हुए हैं। ये पेन जो है वो हमारे पास बेसिकली मैकेनिकल इन नेचर कहला रहा होता है, जो कि मूवमेंट के साथ, स्ट्रेस के साथ जो है पेशेंट का पेन इंक्रीज़ हो रहा होता है। एपिसोडिक पेन क्या होता है कि ये जो है वो रिलेट कर रहा होता है कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी के साथ, यानी कि पेशेंट जो है वो जब भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं पेशेंट में, तो देखते हैं कि पेशेंट का पेन जो है वो कांस्टेंट पेन है या फिर पेशेंट का पेन जो है वो किस टाइप का पेन है, किस नेचर का पेन है। ऐसा पेन तो नहीं है जो कि पेशेंट की स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है जिसकी वजह से, या पेशेंट की जो है वो के डेली एडियल्स तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। इज़ द पेन एसोसिएटेड विद रेस्ट, एक्टिविटी, सर्टेन पोस्चर, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास वही क्वेश्चन में बताया हुआ है कि किस पेशेंट का देखेंगे कि कौन सी मूवमेंट उसका पेन जो है वो एग्रीवेट कर रही है, कौन सी मूवमेंट जो है उसका पेन जो है वो एलिवेट कर रही है, कौन से ऐसे सर्टेन पोस्चर्स हैं जो कि वो यूज़ कर रहा होता है अपने डेली लाइफस्टाइल में और टाइम ऑफ डे, ठीक है। ये सब चीज़ें हम देख रहे होते हैं। व्हाट टाइप और क्वालिटी ऑफ पेन इज़ एग्जिबिट। अच्छा, इसमें बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि किस टाइप का पेन हो रहा है पेशेंट को पेन जो है वो डल एकिंग पेन है या क्रैम्पिंग पेन है, तो इसका मतलब मसल का पेन है, ठीक है। डल और एकिंग पेन है तो वो लिगामेंट का पेन भी हो सकता है और जॉइंट कैप्सूल का पेन भी हो सकता है। शार्प शूटिंग पेन हमेशा नर्व का पेन हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अगर बर्निंग या प्रेशर लाइक है पेन या इचिंग हो रही है पेशेंट को, तो वो सिंपैथेटिक नर्व उसमें इन्वॉल्व हो सकती है, नर्व का पेन है, ठीक है। डीप नैगिंग डल पेन है तो वो बोन का पेन होता है, ठीक है। डल पेन बोन का पेन होता है, इंपॉर्टेंट है बीसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। शार्प पेन, फ्रैक्चर का पेन भी जो है वो शार्प सीवियर होता है और इनटॉलरेबल होता है, ठीक है। इसके बाद वेस्कुलर पेन जो है वो थ्रॉम्बिंग होता है और डिफ्यूज पेन होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइप ऑफ सेंसेशन, किस टाइप की सेंसेशन पेशेंट फील कर रहा है, एबनॉर्मल सेंसेशन है, किस टाइप की सेंसेशन है। उसके बाद हम देखेंगे डज अ जॉइंट एग्जिबिट लॉकिंग, अनलॉकिंग, ट्विंजेस और इंस्टेबिलिटी और गिव अवे चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि पेशेंट को कोई स्पाइनल कॉर्ड या फेंटिंग वगैरह तो नहीं है, लाइक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कोई सिम्टम्स हो, जैसे पेशेंट को फॉर एग्जांपल वर्टाइगो है या डिजीनेस है, तो उसके सिम्टम्स भी जो है वो उसकी वजह से पेशेंट का बैलेंस लॉस हो सकता है, ठीक है। सर्वाइकल माइलोपैथी जैसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं जो कि देखने को मिल रही होती हैं, तो हमें पेशेंट की ये भी देखना होता है, सही है। इसके साथ आर देयर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ लिम्स, ठीक है। लिम्ब में कोई देखते हैं कोई वाइटिश या ब्रिटल स्किन तो नहीं हो रही, हेयर लॉस तो नहीं हो रहे, एबनॉर्मल नेल्स तो नहीं है या फुट के और हैंड के, तो देयर आर मल्टीपल कंडीशंस जो कि हमें ऑब्ज़र्व करके लुक फील मूव के मेथड से ही हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही होती हैं। इसके साथ अगर कोई रेनाइड डिजीज़ है उसमें भी सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। डिसएट्रॉफी है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें नोट करनी होती हैं पेशेंट जब हमारे पास आता है, ठीक है। फिर हमारे पास है हैज़ द पेशेंट बीन एक्सपीरियंसिंग एनी लाइफ इकोनॉमिक और इकोनॉमिक स्ट्रेस। इसमें हम क्या देख रहे होते हैं, इसमें बेसिकली हम देख रहे होते हैं कि अगर कुछ पेशेंट को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रह चुका है, मे बी उसको कोई रेड फ्लैग हो या येलो फ्लैग हो, ठीक है। साइकोलॉजिकल में हमारे पास येलो फ्लैग देखने को मिल रहा होता है, ठीक है, हम जो कि असेसमेंट में देख रहे होते हैं, ठीक है। क्या पता उसका मैरिटल प्रॉब्लम हो, डिवोर्स हुई हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जॉब का स्ट्रेस हो, तो देयर आर मल्टीपल रीजंस, ठीक है। तो ये हम नोट करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि डज द patient have any chronic or serious systemic illness or adverse social habits like
स्मोकिंग तो नहीं करता, ड्रिंकिंग तो नहीं करता, ये सब चीज़ें हमने नोट करनी है, ठीक है। इसके अलावा देखनी है कि फैमिली और कोई डेवलपमेंटल हिस्ट्री तो नहीं रह चुकी पेशेंट की, कोई ट्यूमर तो नहीं है, आर्थराइटिस तो नहीं है, हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, कोई कोमॉर्बिड्स तो नहीं है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ये एनॉमलीज, ये सब चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। एक्सरे MRI वगैरह देखेंगे टू कंफर्म दी इमेज, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे पेशेंट जो है वो कोई स्टेरॉइड्स तो नहीं लेता, कोई एनाल्जेसिक्स तो नहीं लेता, कोई पहले से कोई मेडिकेशन तो नहीं यूज़ कर रहा हमारे आने से पहले, हमारे पास आने से पहले, ठीक है। डज द पेशेंट हैव एनी हिस्ट्री ऑफ सर्जरी पास्ट, कोई प्रीवियस उसकी सर्जरी तो नहीं हुई हुई। ये सब चीज़ें हम जो है वो हिस्ट्री टेकिंग के क्वेश्चंस में पूछ रहे होते हैं। We have the objective examination. Objective examination is basically an assessment, ठीक है, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं बाय लुकिंग और इंस्पेक्शन मेथड से, ठीक है। इसका पर्पज़ ये है कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन गेन करना कि कोई विजिबल डिफेक्ट तो नहीं है, कोई फंक्शनल डेफिसिट तो नहीं है, या पर्सन को कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है अलाइनमेंट में। हम करते क्या है कि पेशेंट को जो है वो नॉर्मल स्टैंडिंग पोस्चर चेक करते हैं, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, कोई एसिमेट्रिकल फाइंडिंग्स तो नहीं है, तो वो हमें जो है वो स्टैंडिंग पोस्चर में नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। इसमें हम पेशेंट का जो है वो ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं तभी हम जो है वो एसेस करें। हमारी ऑब्जर्वेशन जो है पेशेंट वेटिंग रूम में है या पेशेंट जो है वो असेसमेंट एरिया में है तभी से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। किस तरह से वो हमारे पास चल के आ रहा है, क्या वॉकिंग पैटर्न है, क्या गेट साइकिल है, ठीक है, वो सब हम जो है वो नोट कर रहे होते हैं। अच्छा, ऑब्जर्वेशन में जो है वो पहले हम देखते हैं कि बॉडी की अलाइनमेंट नॉर्मल किस तरह से है, कि एंटीरियरली हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम क्या क्या चीज़ें नोट करेंगे, मिड लाइन ऑफ द नोज़, ठीक है, मिड लाइन ऑफ द स्टर्नम एंड एम्ब्लाइकल, और इसके अलावा हम चेक करेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस एंटीरियरली। लेटरली अगर हम देखें तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो हम क्या करते हैं कि टिप ऑफ द ईयर चेक करते हैं, ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस चेक करते हैं, इसके अलावा इलियक क्रेस्ट चेक करते हैं, ठीक है, ग्रेटर ट्रोकेंटर, और साथ में हम जो है वो नी जॉइंट चेक कर रहे होते हैं और लेटरल मेलुलाई चेक करते हैं, ठीक है। सिमेट्री चेक करते हैं कि आइदर इट इज़ एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कोई विजुअल ऑब्वियस डिफॉर्मिटी तो नहीं है, विजिबल कोई डिफॉर्मिटी हमें नज़र तो नहीं आ रही, लाइक रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। अगर रिस्ट्रिक्टेड है रेंज ऑफ मोशन तो मे बी इट कैन कॉज दी फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी, ठीक है। कोई मैल अलाइनमेंट तो नहीं है, यानी कि जीनू वेरम, जीनू वेलगस जो कि नी की पैथोलॉजीज़ होती हैं वो तो नहीं है। इसके अलावा कोई बोनी एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, लाइक कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे उसकी आर्टिकुलेशन, यानी कि कोई सबलक्सेशन या डिसलोकेशन तो नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ चेक करते हैं और फंक्शनल डिफॉर्मिटीज़ चेक करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी में हम ये देखते हैं कि पेशेंट को टॉर्टिकोलिस तो नहीं है, फ्रैक्चर तो नहीं है, स्कोलियोसिस या काइफोसिस जैसी कंडीशंस तो नहीं है। फंक्शनल डिफॉर्मिटीज़ क्या होती हैं कि हमारे पास कोई भी पोस्चर की कोई चेंजेस तो नहीं हमें देखने को मिल रही, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, ठीक है, उसकी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है, उसकी वजह से उसको स्कोलियोसिस है, ठीक है। लेकिन जब भी पेशेंट अपराइट पोस्चर पे खड़ा होता है तो पेशेंट की जो है वो स्कोलियोसिस हमें फील हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो फॉरवर्ड फ्लेक्शन होता है तो पेशेंट का जो भी स्कोलियोसिस है वो डिसअपेयर हो जाता है, तो इट मीन्स फंक्शनल डिफॉर्मिटी है, ठीक है। से हमारे पास एक डिफॉर्मिटी होती है पेस प्लेनस, जिसे हम फ्लैट फुट कहते हैं, ठीक है। अगर तो पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में है तो जाहिर सी बात है वेट बेयरिंग हो रही है, तो वेट बेयरिंग में जो है वो फ्लैट फुट शो होता है, लेकिन जैसे ही पेशेंट जो है वो नॉन वेट बेयरिंग करेगा तो वो जो भी डिफॉर्मिटी है वो डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट की जो है वो हम सिमेट्री चेक करेंगे और साथ में देखेंगे कि कोई ऑब्वियस डेविएशन तो नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें जो शोल्डर है ना वो लोअर होता है डोमिनेंट साइड का एज़ कम्पेयर टू नॉन डोमिनेंट साइड, ठीक है। फिर देखेंगे कि सॉफ्ट टिश्यू में कोई मसल, स्किन या फैट में कोई कॉन्टोर्स तो नहीं है। इसके अलावा जो है वो मसल वेस्टिंग तो नहीं हमें कहीं मिल रही,
ठीक है। लिम्ब की शेप, साइज, पोजीशन, एट्रोफी, कलर, टेम्परेचर, ये सब देखते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट की पेल्विक पोजीशनिंग चेक करेंगे, ठीक है, पेल्विक जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे पेशेंट से ना डायनेमिक मूवमेंट्स भी करवा के चेक करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग वगैरह, और देखते हैं कि उसके कोर मसल जो है वो स्ट्रेंथन है, पेल्विक की पोजीशन सही है, क्योंकि पेल्विस जो है वो एक वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है बॉडी अलाइनमेंट में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव कलर और टेक्सचर चेक करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि एकाइमोसिस तो नहीं है, अगर है तो इसका मतलब पेशेंट की जो है वो ब्लीडिंग हुई है अंदर, या कोई उसकी जो है वो टिश्यू इंजरी हुई है, सही है। अगर ट्रॉफिक चेंजेस हैं तो ये इंडिकेट करता है कि कोई पेरिफेरल नर्व की लीजन हो सकती है, जिसकी वजह से स्किन इलास्टिसिटी, शाइनी स्किन हो सकते हैं, हेयर लॉस हो सकते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। साइनोसिस तो नहीं है, अगर तो ब्लूइश कलरेशन है स्किन की तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर पुअर ब्लड परफ्यूजन है, ठीक है। इसके अलावा कोई रेडनेस तो नहीं है, अगर रेडनेस है तो वो इंडिकेट करती है कि ब्लड फ्लो या फिर कोई इन्फ्लेमेशन जो है वहाँ पर है, ठीक है। फिर देखेंगे कि कोई स्कार्स वगैरह तो नहीं है, अगर तो स्कार्स हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो 2 इयर्स बाद, 3 इयर्स बाद आफ्टर सर्जरी आ रहे होते हैं, तो स्कार्स बेसिकली हमें बता रहे होते हैं कि समथिंग यहाँ पर हो चुका है, पहले कोई सर्जरी हो चुकी है, या फिर कोई भी स्कार किस तरह से होगी, तो इस वजह से ये हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं। के अलावा चेक करेंगे कि पेशेंट की जो है वो स्वेलिंग, रेडनेस या ब्रूज तो नहीं है, अगर है तो इसका मतलब ये है कि कोई एक्टिव इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि पेशेंट जो है वो इजीली जो है वो हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है, या पेशेंट जो है वो रेस्टलेस फील कर रहा है, डिप्रेस्ड है, सही से आंसर नहीं कर पा रहा हमारे क्वेश्चन का, तो कोई भी पेशेंट को साइकोलॉजिकल स्टेट से वो गुज़र रहा हो मे बी, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन चेक करते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर पेशेंट पेन में है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा होगा, सही है। इज़ द पेशेंट विलिंग टू मूव, पेशेंट जो है वो इजीली मूव कर पा रहा है, नॉर्मल मूवमेंट है या फिर एबनॉर्मल मूवमेंट है, तो ये सब हम जो है वो ऑब्जर्वेशन में देख रहे होते हैं।